वेलकम बैक टू ट्यूटोरियल्स फॉर मेडिकोस। लास्ट वीडियो में मैंने डिसरिथमिया के टाइप एक्सप्लेन की थी, साइनस डिसरिथमिया। ये पार्ट 2 है और इस वीडियो में मैं डिसरिथमिया का सेकंड पार्ट एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, आर्ट्रियल डिसरिथमिया। तो आर्ट्रियल डिसरिथमिया मैंने जैसे बताया था, ये आगे 3 टाइप्स का होता है आर्ट्रियल डिसरिथमिया। पहला इसका होता है प्रीमेच्योर आर्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, दूसरा है आर्ट्रियल फ्लटर और तीसरा आर्ट्रियल फिब्रिलेशन। मैं लिख भी देती हूँ। प्रीमेच्योर आर्ट्रियल कॉम्प्लेक्स ये फर्स्ट होता है, एक होता है आर्ट्रियल फिब्रिलेशन और तीसरा होता है आर्ट्रियल फ्लटर। ठीक है, या हम फ्लटर को पहले लिख सकते हैं या हम फिब्रिलेशन को पहले लिख सकते हैं, कोई भी, या इसको एक्सप्लेन कर दो पहले या इसको एक्सप्लेन कर दो, वो बात तो सेम ही है, पर तीनों मैंने इस वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन किए हुए हैं। तो एंड तक इस वीडियो में मेरे साथ बने रहे, जिससे आपको आर्ट्रियल डिसरिथमियास के अंदर जो 3 टाइप्स हैं वो अच्छे से एक्सप्लेन मैं कर पाऊँ और तुम अच्छे से उसको समझ लो। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है प्रीमेच्योर आर्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। अब प्रीमेच्योर आर्ट्रियल कॉम्प्लेक्स क्या होता है? व्हेन अ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स स्टार्ट इन द एट्रियम बिफोर नेक्स्ट नॉर्मल इम्पल्स इन द साइनस नोड। अब इसमें क्या बात करी है, जैसे ये हमारा हार्ट है, इसके अंदर 4 चैम्बर्स होते हैं, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल। सॉरी, ये चीज़ इस साइड होती है और ये साइड होती है। ठीक है, ऐसे होता है। अब जब एट्रियम से ब्लड वेंट्रिकल्स के अंदर जाएगा तो ब्लड ना ही तो प्रॉपर जा पा रहा है एट्रियम से, मतलब जब ब्लड एट्रियम के अंदर जा रहा है तो क्या होता है, एक कंडक्शन एक्टिविटी भी हार्ट के अंदर हो रही होती है। ठीक है, जिसको हम इलेक्ट्रिकल इम्पल्स बोलते हैं। एक इम्पल्स इलेक्ट्रिकल आ रही होती है, तो यहाँ पे हमारा एसए नोड प्रेजेंट होता है। इस जगह पे हार्ट के 4 चैम्बर्स के इस टॉप मोस्ट पे एसए नोड प्रेजेंट होता है। ये एसए नोड क्या करता है, ये हार्ट तक इम्पल्स लेके, मतलब पूरे हार्ट में एक इम्पल्स लेके जाता है। एट्रियम में इम्पल्स पहले ही, मतलब जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है वो एट्रियम में पहले ही स्टार्ट हो जाती है जब तक कोई नेक्स्ट इम्पल्स स्टार्ट होती है एसए नोड में। मतलब प्री मेच्योर है ना, प्री से ही समझ रहे हैं। प्री का मतलब क्या होता है, पहले से ही। ठीक है, पहले से ही एट्रियम के अंदर इम्पल्स अगली शुरू हो जाती है। एसए नोड की जो इम्पल्स हो रही होती है वो कंप्लीट नहीं होती और एट्रियम में जो इम्पल्स होती है वो पहले कंडक्ट करना शुरू हो जाती है। ठीक है, जिसके अंदर हार्ट रेट में बहुत ज़्यादा वेरिएशंस आते हैं और इन इम्पल्सेस के बीच में, जो हार्ट की जो इम्पल्सेस होती है इसके बीच में वेरिएशंस के साथ साथ डिस्टर्बेंस भी बहुत ज़्यादा आती है। अब इसके कॉजेज़ क्या हो सकते हैं आर्ट्रियल डिसरिथमिया के? ठीक है, जिसके अंदर है प्रीमेच्योर आर्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं? जब हम ज़्यादा कैफीन का इंटेक करते हैं, हम ज़्यादा अल्कोहल पीते हैं, निकोटिन ज़्यादा ले रहे हैं, हाइपोवोलेमिया, अगर किसी पेशेंट को हाइपरवोलेमिया हो रहा है, ठीक है, उसमें क्या होएगा, उसमें इंक्रीज इन प्लाज्मा हो जाएगा। ठीक है, इंक्रीज इन प्लाज्मा इन ब्लड, मतलब ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा है वो क्या हो जाएगा, उसकी अमाउंट इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से पेशेंट को हाइपरवोलेमिया हो जाएगा। ठीक है, उसकी वजह से भी जो प्रीमेच्योर आर्ट्रियल कॉम्प्लेक्स होने के चांसेस हो सकते हैं। एंजाइटी की वजह से हाइपोकलेमिया, हाइपर मेटाबॉलिक रेट, अगर किसी का जो मेटाबॉलिक रेट है वो बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है, तो मतलब हाइपर मेटाबॉलिक रेट की वजह से, आर्ट्रियल इस्चीमिया की वजह से। आर्ट्रियल इस्चीमिया क्या करेगा, जो आर्टरीज में ब्लड सप्लाई, मतलब जो आर्टरीज में कॉन्ट्रैक्शन, जैसे ये आर्टरीज है, ये मतलब ये एट्रियम है, ये नीचे वेंट्रिकल है, तो जो आर्टरीज के अंदर ब्लड जा रहा है, ठीक है, आर्टरीज के अंदर जो ब्लड जा रहा है उसकी बहुत ज़्यादा इंटरप्शन हो जाती है और वो जो ब्लड टिश्यू तक, आगे आगे ऑर्गन तक लेके जा रहा है, उसमें भी बहुत ज़्यादा इंटरप्शन आ जाती है इस वजह से। ठीक है, आर्ट्रियल इस्चीमिया की वजह से। इन्फाक्शन, मैंने लास्ट टाइम
भी डिस्कस किया था कि मायोकार्डियल, ये इन्फाक्शन यहाँ पे एमआई की बात कर रखी है, मायोकार्डियल इन्फाक्शन। तो इन्फाक्शन बेसिकली क्या होता है? इन्फाक्शन कोई ऐसी चीज़ होती है कि हाँ मतलब जो ब्लड की वेसल्स है ना, वो मतलब जो मायोकार्डियल इन्फाक्शन है मतलब ब्लड की जो उसकी हार्ट की जो लेयर्स है वो उनकी उस लेयर्स में ना इंटरप्शंस आ रही है, प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन एंड प्रॉपर रिलैक्सेशन नहीं हो पा रही है, उस लेयर की डेथ हो चुकी है, जो मायोकार्डियम लेयर है उसकी डेथ हो चुकी है, वो इन्फैक्ट हो चुके हैं विद द अब्रप्ट विद द ड्यू टू द अब्रप्ट ऑफ ऑक्सीजन इन दैट मसल, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल मायोकार्डियल इन्फाक्शन। तो इसकी वजह से भी प्रीमेच्योर आर्टरियल कॉम्प्लेक्स होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। अब नेक्स्ट है कि इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं प्रीमेच्योर आर्टरियल कॉम्प्लेक्स के। कैसे हमें पता चल सकता है कि किसी पेशेंट को प्रीमेच्योर आर्टरियल मतलब आर्टरियल कॉम्प्लेक्स है? जो उसका वेंट्रिकुलर एंड एट्रियल रेट में क्या चेंजेस आएंगे? इट डिपेंड्स ऑन द अंडरलाइंग रिदम, एग्जांपल साइनस ब्रेडिकार्डिया। अगर किसी भी पेशेंट को साइनस ब्रेडिकार्डिया हो रहा है, ठीक है, तो साइनस टेकिकार्डिया हो रहा है, मतलब वो अंडरलाइन रिदम पर डिपेंड करता है, क्योंकि साइनस टेकिकार्डिया में क्या हो रहा था, जब हम जब हम मतलब इंस्पिरेशन कर रहे थे, तो उस वक्त तो साइनस टेकिंग मतलब उस वक्त तो जो इम्पल्सेस है वो इंक्रीज हो जाती थी, जब हम एक्सपिरेशन कर रहे थे तो जो इम्पल्स थी वो डिक्रीज हो जाती थी। तो इसीलिए ये भी डिपेंड करता है, जो भी रिदम चल रही है बॉडी के अंदर उसकी उसी पे ही डिपेंड करता है, इसलिए यहाँ पे एग्जांपल दिया साइनस टेकिकार्डिया का। नेक्स्ट है वेंट्रिकुलर आर्टरियल रिदम में क्या चेंजेस आ सकते हैं? ये तो था रेट में, लेकिन ये है रिदम में। इरेगुलर ड्यू टू दी अर्ली पी वेव्स, मतलब पी वेव्स अर्ली दिखाई देगी, पहले ही शुरू हो जाएंगी, क्रिएटिंग अ पी पी इंटरवल दैट इज शॉर्टर देन दी अदर। मतलब जो पी और पी का इंटरवल होएगा, पी से लेके पी तक का जो इंटरवल है वो क्या हो जाएगा? शॉर्टर हो जाएगा एज कम्पेयर टू बाकी इम्पल्सिस से, ठीक है, बाकियों के इम्पल्सिस से शॉर्टर हो जाएगा। और क्या इसमें और क्या होगा? दिस इज समटाइम्स फॉलोड बाय अ लॉन्गर देन पीपी नॉर्मल पीपी इंटरवल, जो नॉर्मल पीपी का जो इंटरवल होता है उससे लॉन्गर हो जाएगा, बट वन दैट इज लेस देन ट्वाइस द नॉर्मल पीपी इंटरवल। लेकिन ये नॉर्मल पीपी इंटरवल से कम होएगा, ठीक है, मतलब कहने का मतलब टोटल ये है, जो पी मतलब पीपी का जो इंटरवल है वो शॉर्टर होएगा किसी और पीपी के इंटरवल से, लेकिन समटाइम्स जो नॉर्मल पीपी इंटरवल होता है ना उससे ज़्यादा हो सकता है, लेकिन जब हम दो बारी पी और पी के ट्वाइसली पी और पी के इंटरवल को काउंट करते हैं ना, बट उससे तो कम ही रहेगा, ठीक है, तो इसका मतलब ये है। नेक्स्ट है दिस टाइप ऑफ इंटरवल इज कॉल्ड अ नॉन कंपल्सेटरी पोज। नॉन कंपल्सेटरी पोज मतलब इसका मतलब क्या है कि वो कंपनसेट कर ही नहीं पा रहे हैं, मतलब एक को ख़त्म नहीं होने दे रहे दूसरी फिर स्टार्ट हो जाएगी, एक को ख़त्म नहीं होने दे रहे दूसरी फिर स्टार्ट हो जाएगी। ऐसे मैंने ये डेफिनेशन में तुम्हें बताया था कि एट्रियम की मतलब एट्रियम के अंदर जो इम्पल्स हो रही है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स चल रही है, वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स स्टार्ट होने से पहले ही ऐसे नोड अपनी दूसरी इम्पल्स छोड़ी जा रहा है। एट्रियम में इम्पल्स कंप्लीट होने से पहले ही, जब तक एट्रियम में इम्पल्स होती नहीं है दूसरी शुरू, साइनस नोड मतलब अपनी नेक्स्ट इम्पल्स छोड़ रहा है, ठीक है, तो इसमें यही होता है प्री मेच्योर आर्टरियल कॉम्प्लेक्स में। अब क्यू आर एस शेप और उसके ड्यूरेशन में क्या चेंजेस आएंगी? द क्यू आर एस दैट फॉलोज द अर्ली वेव इज यूजुअली नॉर्मल बट इट मे बी अबनॉर्मल। जो क्यू आर एस की शेप होगी और उसकी जो ड्यूरेशन होगी वो नॉर्मल भी हो सकती है, लेकिन वो अबनॉर्मल भी हो सकती है, इसमें नॉर्मल और अबनॉर्मल दोनों रहेगी, ठीक है। अबेरेंटली कंडक्टेड पी ए सी, ठीक है, पी ए सी मतलब प्री मेच्योर आर्टरियल कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट है पी वेव में क्या चेंज आ सकते हैं? जो पी वेव होएगी वो डिफरेंट होएगी, जो पी आर का इंटरवल होएगा, मैंने जैसे तुम लास्ट वीडियो में भी ये चीज़ एक्सप्लेन कर रखी है कि पी आर का इंटरवल और पी और क्यू आर एस की रेशियो, ये मोस्टली ना हर एक में सेम ही रहेगी। पी आर में रहेगी 0.12 से लेके 0.20 पे, और पी क्यू आर एस की जो रेशियो रहेगी वो रहेगी 1:1 में। ये हर जगह सेम ही रहती है, मतलब मोस्टली तुम देखोगे हर एक टाइप के टेकिक मतलब हर एक में मोस्टली जब तुम देखोगे ना, इसमें हर एक में ये ना मोस्टली सेम ही रहेगी, लेकिन बस ये आरटीएल फ्लटर में आगे जाके चेंज होएगी, वो हम मैं आगे एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। अब इसकी मेडिकल मैनेजमेंट क्या हो सकती है? रिडक्शन ऑफ कैफीन, जैसे हम कह रहे थे कि ये कैफीन की वजह से कोज हो रहा है
प्रीमेच्योर आर्टरियल कॉम्प्लेक्स। तो हम जो कैफीन की इंटेक है वो कम कर देंगे। और करेक्शन ऑफ हाइपोकैलेमिया, जो पेशेंट को हाइपोकैलेमिया हो रहा था ना उसकी करेक्शन करेंगे। हाइपोकैलेमिया मतलब पेशेंट की बॉडी के अंदर जो सोडियम के लेवल है वो डिक्रीज हो रहे थे, जो उस चीज़ को हम करेक्ट करेंगे। ओके, नेक्स्ट इज आर्टियल फ्लटर। आर्टियल फ्लटर क्या है? ये कंडक्शन डिफेक्ट है, कंडक्शन डिफेक्ट इन द एट्रियम एंड द कोर्स ऑफ रैपिड आर्ट्रियल रेट दैट इज 250 to 400 beats per minute. It is too much. You know like 72, कहाँ 72 नॉर्मल हार्ट रेट है और कहाँ 250 से 400 हार्ट रेट जा रहा है। तो तुम सोच सकते हो कितना ज़्यादा एट्रियल फ्लटर में पेशेंट को मतलब चेंजेस आ सकते हैं। और इसमें अगर एक मेन चीज़ ध्यान रखने वाली है ना, तो इसमें ये है जो पी वेव होती है ना, इसमें आर्टरियल फ्लटर अपने आप में कैसे डिफरेंशिएट करता है। जो इसमें पी वेव होती है ना, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर पूछ भी सकता है वाइवा में। इसकी जो पी वेव होती है ना वो टूथ शेप की हो जाएगी, ठीक है। इसकी जो पी वेव की मतलब जो ईसीजी में ऐसे आते हैं ना, वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफिक वेव फॉर्म्स आती है जो, वो टूथ शेप की इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफिक वेव फॉर्म्स आ जाएगी उसमें, उसको हम कहेंगे एट्रियल फ्लटर। अब नेक्स्ट है कि एट्रियल फ्लटर के साइंस एंड सिम्टम्स क्या हो सकते हैं। ऑब्वियसली चेस्ट पेन होएगा, ठीक है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एंड लो बीपी, जो पेशेंट का ब्लड प्रेशर है वो भी लो रहेगा। हार्ट रेट तो इंक्रीज है लेकिन जो ब्लड का प्रेशर है वो डिक्रीज है, ठीक है। नेक्स्ट है करेक्टरिस्टिक्स। करेक्टरिस्टिक्स कैसे क्या क्या हो सकते हैं, कैसे हम पता लगा सकते हैं कि हाँ इस पेशेंट को आर्टरियल फ्लटर है, उसके अंदर ये वेरिएशंस दिखने को मिलेंगे। तो फर्स्ट है वेंट्रिकुलर एंड आर्टरियल रेट। जो वेंट्रिकुलर और आर्टरियल का रेट होएगा वो क्या होएगा, जैसे ऊपर डेफिनेशन में भी डिस्कस किया है, वो 250 से लेके 400 बीट्स पर मिनट हो जाएगा। और जो उनका मतलब आर्टरियल का तो रेट 250 से 400 बीट्स पर मिनट होएगा, लेकिन जो वेंट्रिकुलर का रेट होएगा वो 75 से लेके 150 बीट्स पर मिनट हो जाएगा। वेंट्रिकुलर एंड आर्टरियल रिदम। आर्टरियल रिदम इज रेगुलर, वेंट्रिकुलर रिदम इज यूजुअली रेगुलर। मतलब आर्टरियल रिदम भी और वेंट्रिकुलर रिदम भी मतलब रेगुलर ही रहेगी, यहाँ पे यूजुअली इरेगुलर आएगा, ठीक है। एक मिस्टेक है यहाँ पे, रेगुलर की जगह ना इरेगुलर कर लेना। ओके, नेक्स्ट है क्यूआरएस शेप एंड ड्यूरेशन। जो क्यूआरएस की शेप है और उसकी जो ड्यूरेशन है, यूजुअली नॉर्मल बट मे बी अबनॉर्मल और मे बी एब्सेंट। मतलब जो उसकी शेप एंड ड्यूरेशन है वो नॉर्मल भी रहेगी, अबनॉर्मल भी रहेगी और कई बार दिखती भी नहीं है, एब्सेंट भी रहेगी। पी वेव में चेंजेस आएंगे। सो टूथ शेप, जैसे मैंने वो अभी स्टार्टिंग में बताया था, जो पी वेव का ये एस जो आर्टरियल फ्लटर है ये अपने आप को कैसे डिफरेंशिएट करती है, ये पी वेव के साथ डिफरेंशिएट करेगी। इसकी जो पी वेव की फॉर्मेशन हो जाएगी वो सो टूथ शेप की हो जाएगी। दीज वेव्स आर रेफर टू एज एफ वेव्स, और इन वेव्स को हम एफ वेव्स भी बोलते हैं, एफ वेव्स भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पी आर इंटरवल। अब पी आर की अगर इंटरवल की हम बात करी जाए तो मल्टीपल एफ वेव्स में मेक इट डिफिकल्ट टू डिटरमाइन द पी आर इंटरवल। मतलब उसमें एफ वेव्स इतनी ज़्यादा हो जाती है कि हम पी और आर के बीच में जो इंटरवल होता है ना उसको डिफ्रेंशिएट हम कर ही नहीं पाते हैं, हम लगा ही नहीं पाते हैं कि हाँ भाई ये पी और आर का इंटरवल है, क्योंकि उसमें जो पी वेव होती है ना वो ही बहुत ज़्यादा हो जाती है, मल्टीपल एफ वेव्स बन जाती है। अब पी क्यू आर एस की रेशियो मैंने लास्ट टाइम बताया था कि वैसे तो 2:1 मतलब 1:1 ही रहेगी, लेकिन मैंने बताया था आर्टरियल फ्लटर में डिफरेंशिएट करती है। पी एंड क्यू आर एस की रेशियो वो है 2:1, 3:1 या फिर 4:1। कभी 2:1 आ जाएगी, कभी 3:1 आ जाएगी और कभी 4:1 भी आ सकती है। नेक्स्ट इज मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ आर्टरियल फ्लटर। अगर किसी पेशेंट को आर्टरियल फ्लटर है तो उसकी मेडिकल मैनेजमेंट कैसे हो सकती है। हम उसको वेगल मैन्यूवर्स देंगे, उसमें एडमिनिस्टर करेंगे एडिनोसिन, जो जिसमें हम ड्रग एडमिनिस्टर कर सकते हैं एडिनोकार्ड एंड एडिनोस्कैन। तो एडिनोकार्ड और एडिनोसिन स्कैन क्या करेंगे, ये दोनों टाइप है एडिनोसिन की। अब ये ड्रग्स क्या करेंगे, ये मतलब हार्ट को हेल्प करेंगे कि वो अपनी नॉर्मल रिदम में वापस आ जाए। बीटा ब्लॉकर्स देंगे, नॉन डाई हाइड्रोपायरिडिन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स भी देंगे, क्योंकि क्या करता है जो कैल्शियम करता है वो क्या करवाता है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी करवाता है। तो इससे क्या होएगा, मतलब ये क्या करेगा, जो हार्ट के मसल सेल्स के अंदर मतलब जो कैल्शियम पड़ा है उसको ये क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा।
और जिस वजह से जो कैल्शियम के आयंस है सेल्स के अंदर वो कम हो जाएंगे और कंट्रैक्टिलिटी भी कम होगी, क्योंकि इसमें क्या हो रहा था आर्ट्रियल फ्लटर में, इसमें मतलब जो कंडक्शन डिफेक्ट था ये एक, और इसमें जो बीट्स थी वो बहुत ज़्यादा हायर हो रही थी, कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो रही थी, जिस वजह से इसमें भी 250 से लेके 400 बीट्स पर मिनट आ रही थी, ठीक है, 400 बीट्स पर मिनट आ रही थी, और जिस वजह से मतलब बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्टिलिटी हो रही थी, इसी वजह से हम नॉन डाईहाइड्रोपायरिन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स पेशेंट को प्रोवाइड करवाएंगे। नेक्स्ट इज डिजिटालिस। अब डिजिटालिस क्यों देंगे पेशेंट को? डिजिटालिस या डाइजॉक्सिन ये कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स हैं। ये क्यों देंगे? क्योंकि ये हार्ट की मतलब रेट को और हार्ट की रिदम को इम्प्रूव करेंगे। एंटी थ्रोम्बिक ड्रग भी पेशेंट को प्रोवाइड कराएंगे, एंटी थ्रोम्बिक थेरेपी प्रोवाइड कराएंगे। ये क्या करेंगे? ये जो मतलब हार्ट की जो ब्लड की जो सर्कुलेशन है उसके अंदर थ्रोम्बस को फॉर्मेशन होने के लिए स्टॉप करेगी, इसलिए एंटी थ्रोम्बिक थेरेपी भी पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट इज आर्ट्रियल फिब्रिलेशन। अब ये आर्ट्रियल फिब्रिलेशन इसका आर्ट्रियल डिसरिथमिया का थर्ड टाइप है। पहला था प्रीमेच्योर आर्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, सेकंड पहला था प्रीमेच्योर आर्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, ठीक है, सेकंड है आर्ट्रियल फ्लटर जो मैंने पीछे अभी एक्सप्लेन किया है, ये दोनों टाइप्स ऊपर ये वाले और ये वाले मैंने पीछे एक्सप्लेन कर दिए, और थर्ड है आर्ट्रियल फिब्रिलेशन जो मैं अभी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। तो आर्ट्रियल फिब्रिलेशन क्या होता है? Atrial fibrillation is an uncoordinated atrial electrical activation that causes a rapid, disorganized and uncoordinated twitching of atrial musculature। तो इसमें क्या होती है, जो आर्ट्रियल फिब्रिलेशन होती है वो एक अनकोऑर्डिनेटेड होती है, पूरी कोऑर्डिनेशन में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके नहीं चलती है। जो ये रिदम्स होती हैं इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस होती हैं, और ये एक रैपिड मतलब बहुत तेज, डिसऑर्गेनाइज्ड पूरी डिसऑर्गेनाइज्ड होती है, मतलब प्रॉपर ऑर्गेनाइज प्रॉपर सिस्टमैटिकली नहीं होती है, और अनकोऑर्डिनेटेड एक कोऑर्डिनेट मतलब एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी कोऑर्डिनेट नहीं करती है, और ये तब जाके इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो चलती हैं, ठीक है। अब इसके क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस हो सकती हैं, ठीक है, सब मतलब साइन एंड सिम्टम्स इसके क्या हो सकते हैं। फर्स्ट है स्ट्रोक, पेशेंट को स्ट्रोक आएगा। अब इससे क्या होएगा, ये डैमेज करेगा ब्रेन को और इंजरी करेगा ब्लड सप्लाई के अंदर, ठीक है, जिस वजह से आर्ट्रियल फिब्रिलेशन होने के चांसेस होंगे, और उस वजह से रैपिड डिसऑर्गेनाइज्ड एंड अनकोऑर्डिनेटेड इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस होंगी डिमेंशिया वाले पेशेंट को, क्योंकि डिमेंशिया वाला जो पेशेंट होता है वो मोस्टली सबकॉन्शियस होता है। यू कांट से सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस ही तुम कह लो, कि मतलब उसको कुछ याद नहीं रहता, ठीक है, ऐसी सी मतलब वो मेंटली होता है पेशेंट, मेंटली हैंडीकैप्ड होता है, प्रीमेच्योर डेथ की वजह से, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ की वजह से, फटीग अगर कोई पेशेंट बहुत ज़्यादा थका हुआ है, मेलाइज, ठीक है, मेलाइज क्या होता है, एक जनरल फीलिंग होती है डिस्कम्फर्ट की, मतलब फीवर के टाइम पे पेशेंट को मेलाइज भी फील होने लग जाते हैं। अब इसके क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि पेशेंट को आर्ट्रियल फिब्रिलेशन है? फर्स्ट इसका करेक्टरिस्टिक है वेंट्रिकुलर और आर्ट्रियल रेट। वेंट्रिकुलर और आर्ट्रियल रेट में क्या आएगा, जो उसका आर्ट्रियल रेट है वो तो 300 से लेके 600 बीट्स पर मिनट हो जाएगा, लेकिन जो उसका वेंट्रिकुलर रेट है वो 120 से लेके 200 बीट्स पर मिनट का हो जाएगा। तो इसके ये चेंजेस आएंगे वेंट्रिकुलर और आर्ट्रियल रेट्स के अंदर। जो वेंट्रिकुलर एंड आर्ट्रियल रिदम होगी वो हाईली इरेगुलर रिदम होगी। क्यूआरएस शेप एंड ड्यूरेशन, जो क्यूआरएस की शेप है और जो उसकी ड्यूरेशन है वो नॉर्मल भी रहेगी और कभी कभार अबनॉर्मल भी हो सकती है। जो पी वेव होगी इलेक्ट्रिकल कार्डियोग्राफिक वेव फॉर्म्स में, जो पी वेव होती है उसमें डिसर्नेबल वेव्स होंगी, मतलब डिसर्नेबल का वेव होता है कि जिनको हम रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, ठीक है, उसमें डिसर्नेबल पी वेव्स होंगी और इरेगुलर अनड्यूलेटिंग वेव्स होंगी, ठीक है। अनड्यूलेटिंग वेव्स का मतलब अब क्या है कि कभी तो वेव्स हाई राइज करेंगी और कभी वेव्स फॉल करेंगी, इसका मतलब होता है अनड्यूलेटिंग पी वेव्स। तो अनड्यूलेटिंग का मतलब पी वेव्स उसमें राइज भी करेंगी और फॉल भी करेंगी आर्ट्रियल फिब्रिलेशन के अंदर। अब पी आर इंटरवल क्या होएगा, जो उसका पी आर इंटरवल है ना हम उसको मेजर नहीं कर सकते, आर्ट्रियल फिब्रिलेशन में पी आर का इंटरवल मेजर होता ही नहीं है। पी क्यू आर एस की जो रेशियो होएगी हर एक में 1:1 थी ना, मोस्ट ऑफ द टाइम 1:1 थी, लेकिन इसमें क्या है मैनी टू
मैनी रेशियो 1, मतलब जो पी की रेशियो वो तो बहुत ज़्यादा होएगी, लेकिन जो बहुत ज़्यादा कैसे हो रही थी, क्योंकि हम उनको रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पा रहे थे, इतनी सारी थी, रिकॉग्नाइज ही नहीं हो पा रही थी। और जो क्यू आर एस की रेशियो है वो 1 ही रहेगी। अब इसकी क्या क्या डायग्नोस्टिक इवेलुएशन कर सकते हैं? 12 लीड ईसीजी करेंगे। अब 12 लीड इसको ईसीजी करने के बाद हम इसके इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम करेंगे, ठीक है, वही हो गया। ब्लड टेस्ट करवाएंगे पेशेंट का, जिससे हमें पता चल सके कि उसको आर्टरियल फिब्रिलेशन है। चेस्ट एक्सरे, एक्सरसाइज टेस्ट करेंगे पेशेंट का, ठीक है, एक्सरसाइज टेस्ट से हमें उसके ब्रीदिंग रेट का भी पता चलेगा। इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल स्टडी करवाएंगे। मेडिकल मैनेजमेंट में क्या कर सकते हैं? हेपरिन देंगे, हेपरिन एक ब्लड थिनर है। वॉर्फरिन दे लेंगे। एमाइडायरोन देंगे, एमाइडोरोन। ये क्या करेगा? जो इरेगुलर हार्ट बीट होती है ना, उसको ट्रीट करता है। फ्लिसेनाइड देंगे। फ्लिसेनाइड क्या करेगा? जो फास्ट हार्ट रेट इसमें हो रहा था उस चीज़ से ये प्रिवेंट करेगा। इब्यूटिलाइड देंगे। इब्यूटिलाइड क्लास 3 है एंटी रिदमिक ड्रग का, मतलब ये एक जो इब्यूटिलाइड है ना, ये इब्यूटिलाइड, ये एंटी रिदमिक एजेंट्स है। एंटी रिदमिक जैसे जैसे ये अरिदमियाज आ रहे थे ना, उसके अगेंस्ट वर्क करेगा। प्रोपेफेनॉन देंगे। ये क्लास 1 में आता है, एंटी रिदमिक एजेंट है ये भी। सोलेटोलॉल, जिसमें मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि ये बीटा ब्लॉकर है, जिसके पीछे ऑल लग जाता है ना, वो सारे बीटा ब्लॉकर्स होते हैं। डाइजॉक्सिन कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स है, ये हार्ट रेट को क्या करेगा? इंप्रूव करने में हेल्प करेगा। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, कैल्शियम क्या करता है? कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ाता है ना, लेकिन इसमें हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स देंगे ताकि जो हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन हो रही है वो कम हो सके। एंटी थ्रोम्बोटिक थेरेपी पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे। इससे क्या होएगा? जो मतलब ब्लड वेसल्स है उसके अंदर थ्रोम्बस की फॉर्मेशन नहीं होएगी। जब ब्लड क्लॉट की फॉर्मेशन नहीं होगी तो ब्लड सब मतलब जो ब्लड की सर्कुलेशन है वो भी प्रॉपर रहेगी। एस्पिरिन थेरेपी, ये जो मैंने बताए हैं ना ऊपर रीजंस, ये सारे रीजंस लिख दोगे ना, मतलब 4-5 ड्रग, मतलब बहुत सारी ड्रग लिख दो लेकिन सिर्फ 4-5 के रीजंस एक्सप्लेन कर दो, वो मोर देन सफिशिएंट होती है। ऐसे ही इनिबिटर्स पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे। और थ्री थ्री हाइड्रोक्सिल मिथाइल ग्लूटाराइल को एंजाइम ए देंगे, जिसको हम MHGCOA भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ये क्या करेगा? ये कैटालाइज जो रेट होता है उसको लिमिट करेगा और बायोसिंथेसिस करवाएगा और प्रोडक्शन करेगा और ज़्यादा कंपाउंड्स की, ठीक है। वैसे ये मतलब इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो मर्जी है, ये तो मतलब तुम ऑप्शन में रख सकते हो, ठीक है, क्योंकि बायोसिंथेसिस वगैरह करवा रहा है। वैसे जो ऊपर जो ड्रग्स बताई हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस पे ध्यान देना। सो आई एम ओवर विद दिस आर्ट्रियल डिस्रिथमियास के हमने अंदर 3 टाइप्स करे, प्रीमेच्योर आर्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, आर्ट्रियल फिब्रिलेशन और आर्ट्रियल फ्लटर। ये मेरा पार्ट 2 था। नेक्स्ट वीडियो में मैं पार्ट 3 डालूंगी, जिसमें मैं वेंट्रिकुलर डिस्रिथमियास की टाइप्स को एक्सप्लेन करूंगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक माई चैनल एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।